बेटा, जैसा कि आपको हमने कल पढ़ाया था सामाजिक विज्ञान पाठ नंबर 3 पाठ नंबर 2 आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे जुड़ जाएं, कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं और जो मैं इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट बोलूँगा उनको आप साथ साथ में नोट करते रहें। इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं जो कि महत्वपूर्ण शब्दावली के नाम से जानते हैं। वो कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1 में जो दे रखा है वो है बीटो। नंबर 1 में जो दे रखा है वो है बीटो। इसे निषेधाधिकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेधाधिकार भी कहा जाता है। इसे माध्यम से एक ही सदस्य की असहमति द्वारा किसी भी प्रभाव को खारिज किया जा सकता है। नंबर 2 आयात शुल्क। आयात शुल्क यह किसी दूसरे देश के आने वाले वस्तु पर वसूल किया जाने वाला एक कर होता है। यह कर या शुल्क उस स्थान पर लिया जाता है जहाँ से वह वस्तु देश में आती है, अर्थात किसी सड़क सीमा, बंदरगाह अथवा हवाई अड्डे पर। विनिमय दर। विनिमय दर इस व्यवस्था के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा हेतु विभिन्न देशों की राष्ट्र मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। यह 2 प्रकार की होती हैं, स्थिर विनिमय दर और एक परिवर्तनशील विनिमय दर, जो कि नंबर 1 है स्थिर विनिमय दर। जब विनिमय दर स्थिर होती है और उसमें आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने हेतु सरकार को हस्तक्षेप करना होता है, तो उस प्रकार की विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। जो अगला पॉइंट बेटा वो इस प्रकार है लचीली विनिमय दर। इस प्रकार की विनिमय दर विदेश मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर सिद्धांततः सरकारों के हस्तक्षेप के बिना ही घटती या बढ़ती रहती हैं। पॉइंट नंबर अगला वैश्वीकरण। विश्व के आर्थिक रूप में या विश्व के आर्थिक रूप से एकीकृत करने की प्रक्रिया वैश्वीकरण होती है। कौड़ियाँ प्राचीन काल में पैसे या मुद्रा के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली वस्तु होती थी कौड़ियाँ। कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में चलाए जाने वाले उद्योग। पूंजी का प्रवाह। इस प्रकार के प्रवाह में पूंजीपति अपनी पूंजी को दूर स्थित क्षेत्रों में अल्प या दीर्घ अवधि के लिए निवेश कर देते हैं। सिल्क मार्ग जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये मार्ग न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते थे, बल्कि एशिया और यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। इस मार्ग से ही चीन के पश्चिमी देशों के विशेष रूप से रेशम को क्या बोलते हैं? सिल्क का निर्यात किया करते थे। इसी कारण इस मार्ग को सिल्क मार्ग कहा जाता है। प्राथमिक उत्पाद। जो उत्पाद सीधे प्राकृतिक की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक उत्पाद कहा जाता है, जैसे कृषि उत्पादों में गेहूं और कपास, खनिज उत्पादों में कोयला आदि। उपनिवेशवाद अपने राजनीतिक आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए एक शक्तिशाली देश के द्वारा किसी दूसरे देश की आर्थिकता और उसके शासन पर कब्जा करके उसका शोषण करना
उपनिवेशवाद कहा जाता है। कॉर्न लॉ। ब्रिटेन में बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर वहाँ की सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिस कानून के तहत यह पाबंदी लगाई गई थी उसे कॉर्न लॉ कहा जाता है। होसे त्रिनिदाद ने आप्रवासी लोगों के द्वारा मुहर्रम सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दिया गया था। इस मेले को ही होसे कहा जाता है। गिरमिटिया मजदूर। औपनिवेशिक शासन के समय अनेक लोगों ने काम करने के लिए फिजी, गुयान, वेस्ट इंडीज़ आदि स्थानों पर ले जाया गया था। इन मजदूरों को ही बाद में गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। मजदूरों को एक अनुबंधन के तहत ले जाया जाता था। भारत में इसी अनुबंधन के गिरमिट कहा जाने लगा। व्यापार अधिवेश। वह व्यापारिक स्थिति जिसमें आपसी व्यापार से किसी देश को लाभ हो उसे व्यापार अधिवेश कहा जाता था। हायर परचेज। वस्तुओं की खरीदने की वह अवस्था जिसमें खरीदार उस वस्तु की कीमत किस्तों, साप्ताहिक या मासिक में चुकाता है, हायर परचेज के नाम से जाना जाता है। बेटा इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां और दे रखी हैं, उनको हम आपको बताएंगे। जैसे कि 15वीं शताब्दी, कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज, इनको आप साथ साथ नोट करते चलें। 19वीं शताब्दी, श्रमिकों के अनुबंधन व्यवस्था का आरंभ। 1820 ईस्वी, चीन के साथ अफीम या व्यापार शुरू होना। 1860 ईस्वी, इस दशक में संसार के बंदरगाहों पर बड़े एम्पोरियम खोले गए। 1885 ईस्वी, यूरोपीय में शक्तिशाली देशों की बर्लिन में बैठक। 1890 ईस्वी, अफ्रीका में रिंटरपेस्ट नामक बीमारी का प्रसार। 19वीं सदी का अंत, उपनिवेशवाद का विस्तार। 1914 से 1919 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध। 1920 ईस्वी में अमेरिका में बृहत उत्पाद पद्धति के आधार पर उत्पादन का शुरू होना। 1929 ईस्वी, विश्व में आर्थिक महामंदी का संकट। 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर विश्व के बड़े देशों का मौद्रिक एवं आर्थिक सम्मेलन। साथ ही मुद्राकोष, ICF और विश्व बैंक का गठन। 1939 ईस्वी से और 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध। 1947 ईस्वी में विश्व बैंक और IMF का औपचारिक रूप से कार्य का आरंभ करना। 1949 ईस्वी में चीनी की क्रांति और 1970 ईस्वी में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एशिया के देशों में विस्तार। तो बेटा हमने आपको पाठ पढ़ाया, इसमें हम आपको कुछ गृह कार्य देंगे, उसको आप पूरा करेंगे और हमको चेक कराएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है। नंबर 2, स्थिर विनिमय दर प्रणाली से क्या तात्पर्य है। नंबर 3, आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है। नंबर 4, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। नंबर 5, रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था। तो बेटा अपने घर पर बैठकर पढ़ें और समय को वेस्ट ना करें। धन्यवाद।